जब कोई रेस ऑब्लिकली इंसिडेंट हो, एक टर्म होता है नॉर्मली इंसिडेंट और एक होता है ऑब्लिकली इंसिडेंट। नॉर्मली इंसिडेंट का मीनिंग आता है जो बाउंड्री पे 90 डिग्री पे आए, और ऑब्लिकली का मतलब होता है जो 90 डिग्री से अलग किसी एंगल पे आए। तो ऑब्लिकली इंसिडेंट रे कोई यदि हो और वो दो मीडियम जहां मिलते हैं वहां बाउंड्री बनती है, बाउंड्री पे इंसिडेंट हो, तो ट्रांसपेरेंट यदि मीडियम है तो आप रेज को भीतर जाता देखोगे, और रेज को भीतर आता देखोगे वो अपने रास्ते से जो डेविएट हो गया, तो इस इवेंट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब ऑब्लिकली इंसिडेंट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो अपने रास्ते से वो डेविएट होती है, इस इवेंट को कहते हैं आप रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कहते थे मुड़ के वापस आना पुराने मीडियम में, और इसमें क्या कहते हैं दूसरे मीडियम में जाना और अपने रास्ते से मुड़ जाना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब यहाँ जब इसके कहते हैं लॉ, रिफ्रैक्शन लॉज, तो रिफ्रैक्शन लॉज पहला क्या हो जाता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे must lie on in same plane, must lie in same plane, एक ही प्लेन में होंगे ये तीनों। और दूसरा कहता है, इसे कह देते हैं स्नेल्स लॉ, म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। ये म्यू आई मतलब उस तरफ का रिफ्रैक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर इंसिडेंट रे है, म्यू आर मतलब उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिधर रिफ्रैक्टेड रे मौजूद है। तो म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। ये अपने नाम रखने का मेरा तरीका है, किताब ऐसे नहीं लिखता, किताब लिखता है म्यू वन म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। तो हम ये भूल जाते हैं कौन सा म्यू वन कौन सा म्यू, तो हमने चेंज कर लिया है नोटेशन, म्यू आई साइन आई जिधर का एंगल है उसी का म्यू उसी तरफ का, और इनका प्रोडक्ट जो है वो म्यू आर साइन आर, दोनों तरफ से ये बराबर करते हैं। तो देखो यदि हम एक तरफ से दूसरे तरफ गए और म्यू म्यू बढ़ गया, तो म्यू बढ़ गया तो प्रोडक्ट सेम कब होगा, जब एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि साइन आई छोटा हो जाए तभी तो वो प्रोडक्ट बराबर होगा। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश, यदि एक्स बढ़ा तो y को कम होना चाहिए तभी उनका प्रोडक्ट बराबर हो पाएगा। तो यदि हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो उस म्यू बढ़ेगा, और म्यू यदि बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि उस तरफ जो एंगल बन रहा होगा ना नॉर्मल से, वो एंगल कम हो जाएगा। तो जब हम इस पॉइंट को सोचें तो बारी आता है कि म्यू क्या है, तो म्यू को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यदि म्यू कह रहे हैं तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म लिख करके खुश हो जाइए। यदि कहीं लिखा हुआ है म्यू ए, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। यदि कहीं लिखा हुआ है म्यू बी तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। और यदि कहीं लिखा हुआ है म्यू ए और पीछे बी तो ये कहलाएगा म्यू ए बाय म्यू बी, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए with respect to B, refractive index of A with respect to B।
आप जो ऊपर में देख रहे थे उसको मैं एक बार एक फिर से लिख दूं। म्यू ए के बदले ध्यान दीजिएगा, म्यू ए को मैं कहता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, और उसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ये म्यू ए का मीनिंग ऐसे लिखते हैं। म्यू ए को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, या कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए। वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वैक्यूम में, और किसी मीडियम में जाएगा तो स्पीड कम होगा। जितना ज्यादा कम होगा उतना म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, और म्यू ज्यादा होना मतलब मीडियम का डेंस होना। तो जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका स्पीड कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि रेयरर से रे डेंसर मीडियम में गई, और यदि स्पीड बढ़ जाता है हम कहते हैं डेंसर से रे रेयरर में गई है। तो स्पीड जो है वो डिसाइड करता है, वेव का स्पीड डिसाइड करता है कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है, और ये कंपैरिजन में टर्म आएगा जब भी आएगा। और यदि एब्सोल्यूट है तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो जब आप कहते हैं म्यू ए मतलब किसके रेस्पेक्ट में? अभी तो कोई बी तो है ही नहीं, म्यू ए मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट वाला जो भी होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया यहाँ जो हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग जैसे कुछ आंखों से देखते हैं तो ह्यूमन आई लाइट के लिए सेंसिटिव है, तो आंखों से देख के जो मुझे डेंसर दिखे वो लाइट के लिए डेंसर मीडियम है। जैसे वैक्यूम से डेंसर है एयर, एयर से डेंसर है वाटर, वाटर से भी डेंसर है ग्लास। तो आंखों से देख के जो हमें डेंसर फील हो वो लाइट के लिए वही डेंसर है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? वैक्यूम में। उससे कम कहाँ? गैस में। उससे कम लिक्विड में। उससे भी कम सॉलिड में। ठीक ना? तो यहाँ एक टर्म आता है, वो अगले पेज पे लिख लीजिए। The medium in which speed of light is smaller is called denser medium. अब जहां स्पीड कम होगा वहां डेंसर। अब यदि CA कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, मीडियम ए। CB कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, और C कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो हम जब बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए कितना होगा तो C/CA। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी कितना होगा? C/CB। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा? C म्यू ए बाय म्यू बी। C/CA अपॉन C/CB, ये हो जाएगा CB/CA। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एक साथ यहाँ सेट करना है, इनको देखिए और एक साथ सेट करिए। और आप एक पॉइंट और जानते हैं, और एक पॉइंट क्या जानते हैं? यदि इसी तरह एक टर्म हो लेमडा, लेमडा ए, लेमडा बी, मीनिंग आप समझ गए। तो आप
जानते क्या है, आप जानते हैं v इक्वल्स टू एफ लेमडा, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ जो है सोर्स की प्रॉपर्टी है, एक मीडियम के लिए अलग अलग लाइट के लिए मतलब एक मीडियम के लिए वो मीडियम बदलने से एफ नहीं बदलता। एफ किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है एफ। लेकिन वी और लेमडा मीडियम बदलने से बदलता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो जैसे ही आप कहेंगे सी बाई सी ए, तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लेमडा बाई लेमडा ए, लेमडा बाई लेमडा ए। लेमडा कौन सा, वैक्यूम में स्पीड, वैक्यूम में वेवलेंथ, और ये लेमडा ए मीडियम में वेवलेंथ, और लेमडा बी मीडियम बी में वेवलेंथ। यदि ऐसा है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं क्या, कि सी बी क्या लिख सकते हैं, सी बाई सी बी, म्यू बी क्या लिख सकते हैं, सी बाई सी बी, या लेमडा बाई लेमडा बी। और या यहाँ लास्ट में देखिएगा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले राइट साइड वाले का नाम लेते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या लिखेंगे, म्यू ए बाई म्यू बी, वो क्या हो जाएगा सी ए बाई सी ए, सी बाई सी बी, सी बी बाई सी ए। उसी तरह लिख सकते हैं लेमडा बी बाई लेमडा ए। आपको लेमडा से भी म्यू का रिलेशन बताया, स्पीड ऑफ लाइट से भी रिलेशन बताया, और आपको ये बताया या तो रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ए का बी के रेस्पेक्ट में, बी का ए के रेस्पेक्ट में, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मींस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में तो सारा डेंसर मीडियम ही हुआ, तो सबका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 से ज्यादा ही होगा। एयर का भी होता है 1.001 टाइप, तो वो 1 ही कह देते हैं एयर के लिए। और बाकी किसी का, जैसे वाटर में आते हैं तो 1.33, ग्लास में आते हैं तो 1.5। तो हम लोग जब देखते हैं म्यू एयर, म्यू एयर, म्यू वैक्यूम, तो म्यू वैक्यूम हो गया 1, क्योंकि वैक्यूम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। म्यू एयर हो जाता है 1.001 टाइप, तो ये भी कह देते हैं 1। म्यू वाटर देखेंगे तो म्यू वाटर हो जाता है 1.33। म्यू ग्लास देखते हैं तो ये हो जाता है 1.5। तो ये आप कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉमन है जो बार बार सामने आता है। म्यू वैक्यूम वो तो 1 हो गया, म्यू एयर वो भी 1 कहते हैं करीब करीब, म्यू वाटर 1.33, ये 4/3 होती लिए लेते हैं, और ये 3/2 लेते हैं म्यू ग्लास। ये कुछ कॉमन है जो बार बार सामने आता है, ये कुछ कॉमन है जो बार बार सामने आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ में ये म्यू तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो म्यू के साथ थोड़ा कंफर्ट बनाए, या तो लेमडा के बेसिस पे म्यू की चर्चा करें, या स्पीड ऑफ लाइट सी के बेसिस पे म्यू की चर्चा करें, या डायरेक्ट म्यू दिया गया हो, तो अच्छी बात। तो रेयर से डेंसर में जाएंगे, तो रेयर से डेंसर में जाएंगे तो स्पीड के बारे में क्या कहा, बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। उसी तरह वेवलेंथ भी क्या हो जा रहा होगा, कम। जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा स्पीड भी, उतना कम हो जाएगा वेवलेंथ भी। जैसे आप देख सकते हैं अगले पेज पे कि यदि आपसे कहा जाए कि एक रेज ऐसे गई और नॉर्मल से मुड़ करके ऐसे जा रही है, ये है वैक्यूम या एयर, और यहाँ पर देख रहे हैं ग्लास। तो एयर तो वैक्यूम के जैसे ट्रीट कर लो, और ये ग्लास जो है, ये ग्लास म्यू आप जानते हैं ये 3/2। सोचो लेमडा दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी जानते हैं आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए जो, और एफ जो भी है, एफ जो भी है, तो मीडियम बदलेगा तो एफ डैश तो एफ ही रहेगा। उसके लिए कारण क्या देख रहे हैं, एफ डैश के लिए कारण देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इसीलिए मीडियम चेंज होने पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी जो एफ था एफ डैश वो एफ के ही बराबर रहेगा। लेकिन आप गौर करिए लेमडा क्या वही रहेगा, सोचो लेमडा क्या होना चाहिए डेंसर मीडियम में आने पे, बढ़ जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए, तो लेमडा बाय म्यू। सी डैश क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा सी बाय म्यू, मतलब लेमडा डैश हो गया
लेमडा बाय म्यू मतलब 6000/3/2, ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया। स्पीड ऑफ लाइट सी डैश कितना हो गया, सी बाय म्यू। सर ऐसे कैसे, अरे याद करो ना यार, म्यू क्या लिखते थे, सी बाय सी डैश लिखते थे ना, मीडियम का, वैक्यूम का स्पीड अपॉन मीडियम का स्पीड। तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी बाय म्यू। और उसको सोचने में दिक्कत हो तो ये सोचो, भीतर गए डेंसर मीडियम में गए, कम करेंगे तो कम कर दो, डिवाइड कर दो, सीधी सी बात, म्यू 1 से बड़ा है। सी 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ अपॉन 3, ये कितना हो गया, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 × 3/2 था ना, सॉरी, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये आइडिया क्लियर है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था, समझ में आ गया सबके। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कुछ नहीं कहा गया तो एयर, एक रेस को आते देखिए, और ये ऐसे मुड़ गई है, तो मुड़ गई है तो यहाँ पर, यहाँ लेमडा है 4000 एंगस्ट्रॉम, और ये पानी 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 पानी, मतलब म्यू दिया गया है 4/3, और यहाँ पर लेमडा डैश क्या होगा, यहाँ पर सी डैश क्या होगा, सी आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एफ डैश का क्या होगा। तो हम यदि इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो सॉल्व करते वक्त क्या दिमाग में आता है, डेंसर मीडियम में गया, तो सॉल्व करते वक्त हम लिखते हैं एफ डैश एफ डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, सिंस एफ डू नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। और लेमडा डैश क्या हो जाएगा, लेमडा बाय म्यू 4000/4/3, लेमडा डैश हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम, और सी डैश क्या हो जाएगा, सी बाय म्यू 3 × 10⁸/4/3, 9/4 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये मुश्किल काम है, एक स्टेप पे तो हम यूं ही निकल के चले आए कि जब रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड बदलता है, उसका वेवलेंथ बदलता है, डेंसर मीडियम में जाने पे वो वेवलेंथ कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होता। तो एक बार हम लोग लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा, म्यू ए बी, इसको क्या पढ़ते थे बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये लिखते थे म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए हो जाता था सी बाय सी ए, और म्यू बी हो जाता था सी बाय सी बी, ये हो जाएगा सी बी बाय सी ए। इसी तरह ये हो जाएगा लेमडा बी बाय लेमडा ए। तो एक ये रिलेशन कॉमन जो यहाँ से यहाँ तक चले आए, जिसको लेके उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है, कि ये एक साथ आपके दिमाग में यदि रहे तो कुछ ऑब्जेक्टिव यूं ही निपट लेंगे। म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा म्यू ए बाय म्यू बी, और ये सी बाय सी ए, सी बाय सी बी, सी बी बाय सी ए, लेमडा बी बाय लेमडा ए। भूल गए तो थोड़ा सा खुद सोच लें, इसलिए रास्ता मैं बार बार दिखा रहा हूं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है, यदि कहीं लिखा हुआ है म्यू ए बी इंटू म्यू बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो प्लीज चेक करिए, ध्यान से देखिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, म्यू ए बाय म्यू बी, दूसरा क्या लिखेंगे, म्यू बी बाय म्यू सी, ये कितना हो गया, म्यू ए बाय म्यू सी, ये क्या हो जाएगा, म्यू ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये भी लिख लो। ये जो मैनिपुलेशन का तरीका है, ये भी कई बार आपको बड़ा हेल्प कर देता है।
ठीक है, यहाँ देखिएगा ना, म्यू ए बी, म्यू बी सी, म्यू सी डी, म्यू डी ई। बताइए तो ये सारा मिलके प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा हमें? परफेक्ट, म्यू ए ही मिल जाएगा। चेक करके देख लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट पीट के आ जाएगा म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू ई। क्या ये कंसेप्ट पसंद आ गया? कोई मुश्किल काम है लिखना? ये और अरेंज करके देख लो ना, म्यू पी क्यू, म्यू क्यू आर, बताओ तो ये क्या हो जाएगा? म्यू पी विथ रेस्पेक्ट टू आर। कोई कंफ्यूजन? एक काम और करो, एक और फॉर्मूला देख लो, म्यू ए बी, ये है म्यू ए बाय म्यू, इसे ये भी लिख सकते हो 1 बाय म्यू बी बाय म्यू ए, 1 बाय म्यू बी ए, म्यू ए भी हो जाएगा 1 बाय म्यू बी ए। ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया, म्यू ए भी हो जा सकता है 1 बाय म्यू बी विथ रेस्पेक्ट टू। इन्हें भी आप ध्यान रखिए, म्यू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू ए बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक ओके? आगे आते हैं, पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट, पैरेलल साइडेड ग्लास प्लेट। अब यदि ऐसे अलग अलग ग्लास प्लेट के बदले कर दीजिए ट्रांसपेरेंट प्लेट्स, ट्रांसपेरेंट प्लेट्स। तो यहाँ चेक करिए ना, कई यदि ट्रांसपेरेंट पैरेलल साइड वाले ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं, तो यहाँ क्या होता होगा, कोई रेज जब आएगा तो हो सकता है ऐसे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े। तो ये कई बार यहाँ रिफ्रैक्शन होते दिख रहा है, और पैरेलल साइडेड है, तो जो यहाँ नॉर्मल होगा, जो यहाँ नॉर्मल होगा, जो यहाँ नॉर्मल होगा, जो यहाँ नॉर्मल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आप एंगल मीडियम देखते हैं, यहाँ μ1, यहाँ μ2, यहाँ μ3, यहाँ μ4, यहाँ पर I1, यहाँ जो भी होगा वो एंगल कह देते हैं I2, यहाँ भी होगा I2, यहाँ दिख रहा है I3, यहाँ भी होगा I3, यहाँ दिख रहा है I4, यहाँ भी होगा I4। तो ये जो स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे, बाउंड्री पे, हर एक बाउंड्री पे लिखा जाएगा। स्नेल्स लॉ जब लिखेंगे तो हर एक बाउंड्री पे लिखेंगे, ठीक ना? तो वो मिलकर एक साथ कैसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 इक्वल्स टू μ3 sin I3 इक्वल्स टू μ4 sin I4। और मान लो दो जगह रेज पैरेलल है, मान लो 1 वाले में और 3 वाले में रेज पैरेलल है। यदि 1 और 3 मीडियम में रेज पैरेलल होंगे तो वहां जो एंगल बन रहा होगा नॉर्मल से, वो भी एक जैसा होगा, क्योंकि μ1 sin I1 हो जाएगा μ3 sin I3। यदि sin I1 sin I3 एक जैसा है तो μ1 और μ3 भी बराबर होगा, मतलब वो सेम मीडियम होंगे। जहां जहां मीडियम सेम होगा वहां वहां म्यू सेम होगा, और वहां वहां वो पैरेलल साइडेड होने पर नॉर्मल से बनने वाला एंगल भी सेम आएगा, नॉर्मल से बनने वाला एंगल भी सेम आएगा। स्नेल्स लॉ आप देखो ना, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 लिखते, और अगला μ2 sin I2 इक्वल्स टू μ3 sin I3 लिखते, तो एक ही साथ इक्वेट कर दो, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 इक्वल्स टू μ3 sin I3 इक्वल्स टू μ4 sin I4, आगे भी है तो μ5 sin I5 लिखते चलिए। ये स्नेल्स लॉ, किसी भी दो को यूज पेयर को लेकर के इक्वेशन आप बना सकते हो। यहाँ एक टर्म आता है शिफ्ट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रे।
अब ये आइडिया क्या है कि आपने कभी यदि पानी भरे हुए बाल्टी को देखा हो, मान लो देखा है, और उस बाल्टी के भीतर आपने बेस को ऑब्जर्व किया, पानी भरा हुआ बाल्टी देखना, और बेस को ऑब्जर्व करते हैं। या सोचो कि यहाँ एक सिक्का रखा है, कॉइन, और इसको ऑब्जर्व करते हो। एक रेज तो ऐसे आई और दूसरी रेज मान लो बगल में आई, तो ये दूसरी रेज बगल में आने पर क्या स्ट्रेट जाएगी या अपने रास्ते से हल्का सा मुड़ जाएगी? जो नॉर्मली आई वो तो नॉर्मल चली आएगी, लेकिन यदि नॉर्मल से किसी हट करके एंगल पे आई तो बाहर निकलते वक्त मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी अपने रास्ते से? तो अपने रास्ते से मुड़ेगी। तो पीछे बढ़ाने पर वो कहाँ कट करता दिखेगा? वो कुछ ऊपर कट करता दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ कहीं दिखेगा। यहाँ पर आप आई बना लो, कह दो कि ये आई है, आई में 2 रेज आई और आपने उसे देखा। ऑब्जर्वर। तो जब आप नॉर्मली देखेंगे, एकदम पानी भरा हुआ बर्तन, उसके नीचे ऑब्जेक्ट और ऊपर से देख रहे होंगे, तो ये कहलाएगा एक्चुअल डेप्थ। यहां से यहां तक ये कहलाएगा एक्चुअल डेप्थ। और यहां से यहां तक कहलाएगा अपीयरेंट डेप्थ। आपने एक्चुअल डेप्थ देखा और अपीयरेंट डेप्थ देखा, इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो बड़ा कौन दिख रहा है, एक्चुअल या अपीयरेंट? तो अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू एक्चुअल बाय म्यू। एक्चुअल से छोटा करेंगे मतलब म्यू से डिवाइड कर दो, और आपको तब यहाँ पता चल जाएगा कि नॉर्मली देखने पर ये इमेज शिफ्ट कितना हुआ। क्या पता चल जाएगा? शिफ्ट। शिफ्ट कैसे लिखोगे? शिफ्ट लिखोगे एक्चुअल माइनस अपीयरेंट। एक्चुअल को यदि मैं टी कह देता हूं, अपीयरेंस हो जाएगा टी बाई म्यू। टी थिकनेस है लेयर का, तो यदि हम कह रहे हैं टी, तो ये टी कॉमन ले लो, तो शिफ्ट पता चल गया 1 - 1 बाई म्यू। ये शिफ्ट एस हम देख रहे हैं टी 1 - 1 बाई म्यू। सर आपने जो पहला लाइन लिखा वो क्यों लिखा? इसके बारे में अब विचार करते हैं कि आपने पहला लाइन लिखा क्यों लिखा, इसके बारे में विचार करते हैं। विचार करने का मेरा मन तो है, लेकिन पहले आप ये बता दो कि यदि यहाँ पर एक मछली है, फिश, और यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वर, और ये फिश कितने डेप्थ में है? ये डेप्थ में है 24 सेंटीमीटर की। और इस एग्जांपल में आप मुझे पहले ये बता दीजिए, फाइंड apparent depth of fish। apparent depth of the fish। अब यदि apparent depth यहाँ चाहिए फिश का, तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखने वाले हैं? बहुत बढ़िया। apparent depth के लिए सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखना चाहते हैं? apparent depth फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम? एक्चुअल बाय म्यू। एक्चुअल कितना? 24। म्यू कितना है? 4/3। म्यू वाटर दिया गया रहेगा 4/3, तो ये हो गया 4 × 6 = 24, 18 18 सेंटीमीटर। तो डेप्थ जो होगा वो अपीयरेंट, वो क्या होगा? एक्चुअल से कम। कितना? 18 सेंटीमीटर। तो 10 दिन के आए थे वो एक बार चेक कर लें कहाँ मिस कर गया। अभी मन नहीं मानेगा,
सर आपने तो याद कर लिया है, एक्चुअल जो था उसको म्यू से डिवाइड करेंगे तो अपीयरेंट आए, तो मैं कहूंगा याद तो आपको भी करना है। और सर डिराइव कौन करेगा? हाँ, एक वो सुबह आती है जब आप डिराइव करते हैं और पन्ने को मोड़ करके छोड़ देते हैं, तो आप ही डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे सर? ये देखो, ये पानी, यहाँ पर कॉइन था, एक रेज ऐसे गया, दूसरा रेज ऐसे, ज्यादा टेढ़ा हो गया, दूसरा रेज ऐसे यहाँ आया, ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल से दूर, क्योंकि रेयर मीडियम में गया था ना, तो म्यू कम हो गया, तो एंगल ज्यादा हो जाएगा। म्यू और साइन आर वो जो प्रोडक्ट है वो म्यू साइन आई के बराबर होता है। आपने यहाँ कह दिया है एंगल आई, और यहाँ कह दिया है एंगल आर। अब ये बताइए, ये लाइन पीछे बढ़ाने पर कहीं तो कट करेगा ना, तो पीछे बढ़ाने पर जहां कट करेगा वो इमेज हो गया, और पहले जो पॉइंट जहां से जा रही थी रेज वो ऑब्जेक्ट था। आपने एक नॉर्मली जाते देखा, उसका तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो किसी एंगल पे आया उसका क्या कर दिया, वो डेविएट हुआ, नॉर्मल से दूर हटा जाते हुए। अब हम यहाँ चेक करते हैं, क्या ये एंगल आई दिख रहा है आपको, अल्टरनेट एंगल? क्या ये एंगल आर दिख रहा है आपको? और यदि दिख रहा है तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट का नाम रख देता हूँ, एक ये पॉइंट P और एक ये पॉइंट Q। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपको। स्नेल्स लॉ कहता है ये इधर है म्यू और इधर है एयर, मतलब 1, तो आप कहते हैं बाय स्नेल्स लॉ एट Q वाले पॉइंट पे देखिए, म्यू इंटू साइन आई इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आर, when I and R are a small angle, यदि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो साइन आई को क्या लिख देते हैं, आई, और उसको क्या लिख देते हैं, 10i, और उसको क्या लिख देंगे, पी क्यू बाय पी ओ, पी क्यू बाय पी ओ। एक काम हो गया। दूसरा, साइन आर को क्या लिख देंगे, आर को क्या लिख देंगे, 10r क्या हो जाएगा, 10r हो जाएगा पी क्यू बाय पी आई। अब हम इन दोनों आइडिया को ऊपर वाले इक्वेशन में मिक्स करते हैं, तो हमारे पास आ गया म्यू इंटू पी क्यू बाई पी ओ इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी आई। तो यहां से क्या पता चल गया, पी आई इक्वल्स टू पी ओ, ये तो पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, पी आई इक्वल्स टू पी ओ बाई म्यू, पी आई इक्वल्स टू पी ओ बाई म्यू। अब यही क्या है, इसी को मैं लिख रहा हूं, apparent depth equals to actual depth upon mu, apparent depth equals to actual depth upon mu। और ये एंगल आई और आर कब छोटा होगा, जब आप एकदम नॉर्मली देखेंगे, दोनों रेज आंखों में पहुंचनी चाहिए ना। यदि किनारे में चला गया अब रेज दूसरी, नॉर्मली आप नहीं देख रहे हैं, तो आई और आर बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है 40 डिग्री हो, 60 डिग्री, 80 डिग्री, लेकिन नॉर्मली देखेंगे तो आई और आर छोटा रहेगा। अरे आर छोटा रहेगा तो आई को साइन आई, साइन आई को आई को 10i लिख सकते हैं, साइन आर को आर को 10r लिख सकते हैं, और फिर स्नेल्स लॉ वाले इक्वेशन में ले जाकर उनके वैल्यू रख सकते हैं। तो उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया, अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू एक्चुअल बाई म्यू, अपीयरेंट डेप्थ इक्वल्स टू एक्चुअल बाई म्यू। अच्छा सोचो, यदि तुम्हारे पास ग्लास का एक प्लेट है, ग्लास, और ये है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को, तो जब ऊपर से देखेंगे यहाँ होगा ऑब्जर्वर, तो आपको बताना है ये शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट होगा ना,
ये शिफ्ट बताना है। तो याद करिए हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या सोचने वाले थे? सॉल्व करते वक्त सोचने वाले थे अपीयरेंट डेप्थ इसके बराबर हो जाता था एक्चुअल वैल्यू नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस यदि नॉर्मल इंसिडेंस रे के लिए देखते हैं तो अपीयरेंट डेप्थ हो जाता है एक्चुअल बाय म्यू। एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 12, म्यू कितना है 3/2। यदि ये म्यू ग्लास का टुकड़ा है तो दिया गया है 3/2, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जब हम बात करते हैं किसी एक प्लेट की तो हमें ये अपीयरेंट पता चला, मतलब यहां से यहां वाला डेप्थ पता चला। अब बताओ शिफ्ट क्या लिखोगे? शिफ्ट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्चुअल माइनस अपीयरेंट। एक्चुअल कितना है 12, अपीयरेंट 8, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आपको शिफ्ट के लिए चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि दूसरा मेथड देखें तो शिफ्ट एस इक्वल्स टू टी माइनस टी बाई म्यू या एस इक्वल्स टू टी 1 - 1 बाई म्यू। आप सॉल्व करके देख लीजिए। एस इक्वल्स टू टी थिकनेस जैसे 12 1 - 1 बाई म्यू। म्यू का वैल्यू दिया गया था 3/2। आप सॉल्व करके लिख लीजिए 12 1 - 2/3। सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 - 2/3 हो गया 1/3। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर शिफ्ट आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर क्या कैलकुलेशन बताओ एक बार। ओके, आपको लगे शिफ्ट सीधे पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, टी माइनस टी बाई म्यू, या टी कॉमन ले लिया 1 - 1 बाई म्यू। कौन? उस मीडियम का जिसके कारण शिफ्ट आप देख रहे हैं। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि यदि 2 प्लेट रख दिए जाते, एक ये T2 और एक ये T1, और ये μ1 ये μ2, और यहाँ होता ऑब्जेक्ट और यहाँ पर होता ऑब्जर्वर। अब बताइए तो यहाँ शिफ्ट कितना लिखते? शिफ्ट 1 होता या 2 होते? 2 कारणों से शिफ्ट होता। एक T1 थिकनेस के प्लेट के कारण और एक T2 थिकनेस के प्लेट के कारण, μ2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो आप लिख दो सिंपल S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। S1 लिखना आप जानते हैं T1 1 - 1 बाई μ1, और S2 लिखना भी जानते हैं T2 1 - 1 बाई μ2। तो आपको यदि कई प्लेट्स दे दिए जाए पैरेलल एक के बाद एक और तब शिफ्ट पूछा जाए तो ज्यादा अकल नहीं लगाना है। हर एक प्लेट एक एक होने पर अकेले अकेले क्या शिफ्ट करेगा वो देख लो और फिर उन्हें सुपर इम्पोज कर दो। S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। यदि 4 प्लेट हो तो S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। ऐसे इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसमें यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। एक पॉइंट और देखिए कि यदि आप यहां पर है इसे कह देते हो ऑब्जर्वर, और यहां पर है और यहां पर है ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो एक बर्ड है। अब जब
ये फिश को देखना है तो रेस किधर से किधर आएगी, बर्ड से ऑब्जर्वर, बर्ड से फिश तक या फिश से बर्ड तक। ऑब्जेक्ट मुझे टेबल दिखता है तो मेरे आंखों से रेस टेबल पे गई या टेबल से रेस आंखों में आई, टेबल आंखों से रेस जाती तो अंधेरे में भी दिखता, रोशनी टेबल पे आई और फिर मेरे आंखों में। तो ये रेस कहां से आते दिखाओगे आप, ये रेस बर्ड से आ रही है, एक तो ये दिख गया नॉर्मल, और एक थोड़ा सा जो इंक्लाइंड होगा, तो यहाँ वो किधर जाने वाला है, डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो क्या सीधे चली जाएगी या टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ने वाली है, टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ने पे ये पीछे बढ़ाने पे कहीं और चला गया होगा, वहां क्या बन जाने वाला है, इमेज। तो मतलब ऐसे जब आ रही होंगी रेस तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें जो इमेज दिखेगा वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब जो यहाँ हम शिफ्ट यहाँ जो देखेंगे, तो यदि ये वाटर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है ये है म्यू, और बर्ड की हाइट हमें पता है ये है h, तो ये जो अपीयरेंट हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ाना है ना आपको, दूर चली गई h बाई म्यू या म्यू h, म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं h को, तो h से बड़ा वैल्यू आया। तो यहाँ पर जो अपीयरेंट हाइट है वो क्या हो गया, अपीयरेंट हाइट कितना हो गया, अपीयरेंट हाइट इक्वल्स टू म्यू इंटू एक्चुअल, म्यू इंटू एक्चुअल हाइट। ये भी वही स्नेल्स लॉ और अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे उससे प्रूफ हो जाता है। तो जब डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर हो और रेयरर मीडियम में इमेज शिफ्ट होगा, दूर की तरफ जाएगा डेंसर से जब देखा, और जब आप खुद रेयरर में होते हैं और डेंसर में ऑब्जेक्ट होता है तो आपकी तरफ शिफ्ट होता है इमेज। आप बाल्टी में पानी भर के ऊपर से देखेंगे तो पानी, बर्तन का पेंदा वर्टिकली अप शिफ्ट होता फील आएगा, पानी की गहराई कम फील आएगी आपको, और ऐसा हो रहा है रिफ्लेक्शन के कारण। तो रिफ्लेक्शन में हमने ये देखा, यदि प्लेन सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, प्लेन सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग यदि रेज आ रही है तो शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, जिधर रेज आप जा रहे थे ना, अभी रेज किधर नहीं, रेज आई है यदि ऑब्जर्वर यदि डेंसर में है ऑब्जेक्ट दूर शिफ्ट होगा, रेयरर में यदि ऑब्जेक्ट है, और यदि ऑब्जर्वर रेयरर में, जो नॉर्मली आप बर्तन में पानी भरा देखते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या कभी आपने फील किया है कि पेंदा ऊपर आ जाता है, बेस थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है, गहराई कम फील आती है आपको, क्या ऐसा कभी शिफ्ट देखा है? तो अब घर में जाना, पानी भरना और उसको देखना नहाने से पहले, तो देखना वो बेस ऊपर शिफ्ट होता फील आएगा, मतलब आपको लगेगा कि पानी बाल्टी की जो गहराई है वो कम है, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट होगा कितना, तो अपीयरेंट डेप्थ हो जाता है एक्चुअल बाई म्यू। यदि पानी के भीतर से देखे चिड़िया, किसी पानी के भीतर से फिश किसी बर्ड को देखे बाहर, तो उस समय जो उसका अपीयरेंट पोजीशन होगा बर्ड का वो किधर दिखेगा, एक्चुअल से दूर। यदि h हाइट पे बर्ड है पानी के फिश सरफेस से तो म्यू टाइम्स h हाइट पे दिखेगा। वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि मछली कितनी गहराई से उसे देख रही है, लेकिन इमेज का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा, एक्चुअल जो हाइट है बर्ड का उसके म्यू टाइम्स ज्यादा हाइट पे इमेज बनता दिखेगा ये भीतर से। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ तक।